इन्फ्लेशन यानी महंगाई इकोनॉमी का वो टॉपिक जो ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि आम आदमी को भी परेशान करता है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। क्या हम महंगाई को गलत तरीके से माप रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट आसनसोल। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे आर्टिकल मूविंग ऑन की। हम जानेंगे कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, बेस ईयर 2012 क्यों आउटडेटेड हो गया और 2024 के नए बेस ईयर से आपके एग्ज़ाम और देश के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल की ज़रूरी वोकाबुलरी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकाबुलरी से। आज का पहला वर्ड है आउटडेटेड, मतलब पुराना या अप्रचलित। पुराना या अप्रचलित का मतलब होता है जो चीज़ पुराना हो चुका है, जो अब चलन में नहीं है, मतलब कि अप्रचलित है। इससे मिलता जुलता वर्ड यानी कि सिनोनिम्स है। पहला ऑब्सोलीट, जिसका मतलब होता है अप्रचलित या फिर अप्रयोग में नहीं है। सेकंड आर्काइक, यानी कि प्राचीन या बहुत पुराना। थर्ड ओल्ड फैशन, यानी पुराने ज़माने का। एंटिकेटेड, यानी कि पुराना या पुराने ढंग का। अब आते हैं इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम्स में। मॉडर्न मतलब आधुनिक, अगर कोई चीज़ पुराना है तो उसका उल्टा क्या होगा, नया, यानी कि मॉडर्न मतलब आधुनिक। करेंट मीन्स वर्तमान या अभी का। कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन या फिर आज के ज़माने का। और अप टू डेट मतलब नया। ठीक है। हमारा आज का सेकंड वर्ड है सब्सटेंशियली, यानी कि काफ़ी हद तक या फिर भारी मात्रा में, जिसका सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंटली, मतलब महत्वपूर्ण रूप से। सेकंड है कंसिडरेबली, यानी कि काफ़ी या फिर विचारणीय मात्रा में। थर्ड लार्जली, मतलब मुख्य रूप से या फिर बड़े पैमाने पर। एंड द लास्ट इज़ ग्रेटली, मतलब बहुत अधिक। अब आते हैं उल्टा यानी एंटोनिम्स में। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। इनसिग्निफिकेंटली मतलब ना के बराबर या फिर महत्वहीन रूप से। मार्जिनली मतलब मामूली रूप से। और नेग्लिजिबली मतलब उपेक्षणीय या फिर बहुत कम। हमारा थर्ड वर्ड है एनेक्डोटल, मतलब सुनी सुनाई या फिर अनुभवजन्य, जिसका सिनोनिम्स है इनफॉर्मल, मतलब अनौपचारिक। अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिपरक या फिर निजी राय पर आधारित। हेयर से मतलब सुनी सुनाई बात। एंटोनिम्स पे आते हैं। एम्पेरिकल मतलब प्रयोग सिद्ध या फिर अनुभवजन्य या फिर तथ्यों पर आधारित। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। और प्रोवन का मतलब होता है साबित किया हुआ। हमारा फोर्थ वर्ड है कंजप्शन, जिसका मतलब होता है खपत। सिनोनिम्स यूसेज यानी कि उपयोग। यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय या फिर खर्च। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। एंटोनिम्स प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। क्रिएशन मतलब निर्माण। सेविंग मतलब बचत। और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। हमारा फिफ्थ वर्ड है परसीव्ड, जिसका मतलब होता है महसूस किया या फिर समझा गया, जिसका सिनोनिम्स है फेल्ट मतलब महसूस किया। सेंस्ड मतलब आभास हुआ, अगर आपको कोई चीज़ आभास हो रहा है तो मतलब आपको महसूस हो रहा है। इससे मिलता जुलता वर्ड व्यूड मतलब देखा गया या फिर माना गया। आप अगर कोई चीज़ को देखोगे या मानोगे दैट मीन्स कि आप उसको महसूस किए हो। कंसीडर्ड यानी कि विचार किया गया, कोई चीज़ को विचार करना आप तब विचार कर पाते हो जब आप उस चीज़ को महसूस करते हो, है ना। अब आते हैं एंटोनिम्स। इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज करना या नज़रअंदाज किया। ओवरलुक्ड मतलब अनदेखा किया। मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझा। हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड है मेयरली, जिसका मतलब होता है केवल या फिर मात्र। सिनोनिम्स क्या है, ओनली मतलब केवल। सिंपली मतलब बस या फिर साधारणतया। और जस्ट मतलब सिर्फ। प्योरली मतलब विशुद्ध रूप से या फिर केवल। एंटोनिम्स क्या है, फुल्ली मतलब पूरी तरह से। कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से। एब्सोल्युटली मतलब कि बिल्कुल। हमारा सेवेंथ वर्ड है फार क्राई, मतलब बहुत अलग, जिसका सिनोनिम्स है वेरी डिफरेंट मतलब बहुत अलग। डेस्परेट मतलब असमान। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास या अंतर। एंटोनिम्स सिमिलर मतलब समान। क्लोज मतलब करीब। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट, जिसका मतलब होता है कुल जोड़, जिसका सिनोनिम्स है टोटल मतलब कुल। कंबाइंड मतलब संयुक्त या फिर मिला हुआ।
एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ, कलेक्टिव मतलब सामूहिक। एंटोनिम्स क्या है? इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, सेपरेट मतलब अलग, पार्शियल यानी कि आंशिक या फिर अधूरा, सिंगल मतलब एकल या फिर अकेला। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल यानी कि खतरा या जोखिम, जिसका सिनोनिम्स है डेंजर मतलब खतरा, रिस्क मतलब जोखिम, हैज़र्ड मतलब संकट, थ्रेट मतलब धमकी या फिर भय। एंटोनिम्स क्या है? सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी मतलब बचाव या सुरक्षा, प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। तो ये था हमारा आज का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब में। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ हुआ है, वो है मूव ऑन, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर पुरानी बात छोड़कर नई बात की शुरुआत करना। हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ हुआ है वो है पिकअप, जिसका मतलब है रफ्तार पकड़ना या फिर सुधार होना या फिर बढ़ना। ठीक है। एंड थर्ड इज़ लेट डाउन, जिसका मतलब है निराश करना या फिर साथ न देना या फिर धोखा देना। ठीक है। और इस एडिटोरियल में एक इडियम भी यूज़ हुआ है जो है अ फार क्राई फ्रॉम। ठीक है। इस पैराग्राफ में एक इडियम यूज़ हुआ है अ फार क्राई फ्रॉम, जिसका मतलब है कोसों दूर होना या फिर बहुत बड़ा अंतर होना या फिर बिल्कुल ही अलग होना। ठीक है। तो ये था हमारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए हैं। अब हम आते हैं हमारा मेन एडिटोरियल पे जिसका हम लोग अभी फुल एनालिसिस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन। हमारा आज का टाइटल है मूविंग ऑन, जिसका मतलब है आगे बढ़ते हुए। इंडिया इज़ गेटिंग रीड ऑफ एन आउटडेटेड डाटा सेट फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। मतलब भारत महंगाई मापने के लिए एक पुराने और बेकार हो चुके डेटा सेट से छुटकारा पा रहा है। अब आते हैं मेन पैराग्राफ में। द रिटेल इन्फ्लेशन फिगर फॉर December 2025 is the final installment of the current series of the Consumer Price Index यानी कि CPI। CPI का फुल फॉर्म है Consumer Price Index with a base year of 2012 before it is updated to a new base year and with new weight ages। मतलब दिसंबर 2025 के खुदरा महंगाई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े मौजूदा CPI सीरीज की आखिरी किस्त है। इस सीरीज का आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर 2012 था। अब इसे एक नए आधार वर्ष और नए वेटेज यानी कि महत्व के साथ अपडेट किया जाएगा। मतलब अभी तक हम 2012 के हिसाब से महंगाई माप रहे थे, जो अब बदलने वाला है और ये एक बहुत अच्छी बात है। The CPI data this year have been particularly useful in highlighting the problems with relying on a data set that has not been updated in more than a decade। मतलब इस साल के CPI डेटा ने ये साफ कर दिया है कि एक दशक यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा पुराने डेटा सेट पर भरोसा करने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। The inflation figure for December 2025 stood at 1.33%। मतलब दिसंबर 2025 में महंगाई दर 1.33% रही। The fact that it was a 3-month high is merely a statistical curiosity since it was also the third lowest since the current series began। मतलब ये आंकड़ा पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा था, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ों का खेल यानी कि स्टैटिस्टिकल क्यूरियोसिटी है, क्योंकि ये इस पूरी सीरीज़ का स्टार्टिंग है, यानी कि स्टार्टिंग के बाद से तीसरा और सबसे निचला स्तर भी था। मतलब महंगाई दर बढ़ने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है। Overall, in the April-December 2025 period, inflation has averaged 1.7%, substantially lower than the 4.9% average in the same period of 2024। कुल मिलाकर अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान महंगाई की औसत दर 1.7 रही,
यानी कि 1.7% रही, जो 2024 की इसी अवधि के 4.9 औसत से काफ़ी कम है। बट इट डज़ नॉट फील दैट वे। लेकिन आम जनता को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि महंगाई इतनी कम है। Anecdotal evidence and hard data show that the inflation that people are really experiencing is far higher than what the official data show. लोगों के अनुभव और ठोस डेटा ये बताते हैं कि लोग असल ज़िंदगी में इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। वो सरकारी आंकड़ों मतलब कि 1.33% जो है उससे भी कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट्स ओन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स फॉर जीडीपी ग्रोथ दिस ईयर शो दैट इट एक्सपेक्ट्स प्राइवेट कंजप्शन टू ग्रो स्लोअर देन इट डिड लास्ट ईयर। एग्जाम्पल के लिए सरकार का खुद का अनुमान जीडीपी एस्टिमेट्स है कि इस साल निजी खपत यानी कि प्राइवेट कंजप्शन यानी आम लोगों द्वारा किया गया खर्च पिछले साल की तुलना में धीमी गति से बढ़ेगी। इन इन्फ्लेशन हैड इंडीड eased to the degree that the official data suggests, surely consumption should have picked up. अगर महंगाई सच में उतनी कम होती जितनी सरकारी डेटा बता रहा है तो लोगों को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था और खपत यानी कि कंजप्शन बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इट्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI's इन्फ्लेशन expectations survey from December, households perceived inflation to be 6.6%, a far cry from the official 1.33%, and felt that it would accelerate to 7.6% in 3 months and to 8% in a year। मतलब कि आरबीआई को दिसंबर के सर्व के अनुसार परिवारों को लग रहा है कि महंगाई 6.6% है, जो कि सरकार 1.33% से बहुत अलग है। लोगों को ये भी लगता है कि 3 महीने में ये बढ़कर 7.6% और 1 साल में 8% हो जाएगा। द फीलिंग क्लियरली इज़ दैट नॉट ओनली आर प्राइजेस राइजिंग बट दे आर राइजिंग एट अ फास्टर रेट। मतलब कि साफ है कि लोगों को लग रहा है कि ना केवल कीमत बढ़ रही है बल्कि वो और तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब कि भाग रही है। फेलिंग टू कैप्चर दिस इज़ वेयर द ऑफिशियल डाटा लेट पॉलिसी मेकर्स डाउन। मतलब सरकारी डेटा इस हकीकत को पकड़ नहीं पा रहा है और यहीं पर ये नीति निर्माताओं यानी कि पॉलिसी मेकर्स जो देश के लिए आर्थिक फैसले लेते हैं को निराश करता है। The most basic issue with any inflation data is that a single figure is expected to capture the variety of price changes that take place across the country। मतलब किसी भी महंगाई डेटा के साथ सबसे बुनियादी समस्या ये है कि एक ही नंबर से पूरे देश में हो रहे कीमतों के बदलाव को बताने की उम्मीद की जाती है। The national inflation number aggregates price levels and movements from districts in Kashmir to village in Kerala and everywhere in between for both urban and rural। राष्ट्रीय महंगाई का आंकड़ा कश्मीर के जिलों से लेकर केरल के गांव तक और उनके बीच की हर जगह जैसे कि शहर और गांव दोनों की तरफ कीमतों को जोड़कर निकाला जाता है। नेचुरली इट विल लॉस न्यूनेस इन द प्रोसेस। जाहिर है इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मिलाने की प्रक्रियाओं में बहुत सारी बारीकियाँ खो जाती हैं। फर्दर वाइल दिस इज़ द नेचुरल पेरिल ऑफ computing national statistics for a diverse country such as India, the outdated nature of the CPI makes matters significantly worse। मतलब इसके अलावा भारत जैसे विविधता भर देश के लिए राष्ट्रीय आंकड़े निकालने में ये एक दिक्कत तो है ही, लेकिन सीपीआई के तरीके का पुराना होना यानी कि आउटडेटेड नेचर होना स्थिति को और ख़राब कर देता है। The weightages of the various subsectors in the index were based on consumption patterns in 2012। मतलब इस इंडेक्स में अलग अलग चीज़ों का वेटेज यानी कि महत्व 2012 के उपभोग पैटर्न यानी कि कंजम्पशन पैटर्न, लोग क्या और कितना खरीदते हैं पर ये आधारित है। People consume very differently now, especially because of various central and state subsidies being offered। अब लोग बहुत अलग तरीके से खर्च करते हैं, खासकर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा
दी जा रही विभिन्न सब्सिडी छूट के कारण। मतलब 2012 में हम जिस चीज़ पर ज़्यादा खर्च करते थे, हो सकता है आज उस पर कम खर्च करते हों या मुफ्त राशन मिलने से खर्च का तरीका बदल गया हो। Fully on February 12, the government will release the January inflation data based on the new series of the CPI। अच्छी बात ये है कि 12 फरवरी को सरकार नई CPI सीरीज नए तरीके पर आधारित जनवरी के महंगाई के आंकड़े जारी करेंगी। दिस सीरीज विल सी द बेस ईयर अपडेटेड टू 2024 and will incorporate new weights based on the household consumption expenditure survey 2023 to 2024। मतलब इस नई सीरीज़ का आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर बदल कर 2024 कर दिया जाएगा और इसमें घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2000 मतलब 2023 से 2024 के आधार पर नए वेट यानी कि नए वेट जो है वो शामिल होंगे। इट इज़ एन अपडेट शोरली नीडेड। इस अपडेट यानी कि बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मतलब कि अभी तक सरकार 2012 के पुराने पैटर्न के आधार पर महंगाई को माप रही थी। सरकार आंकड़ों में महंगाई कम यानी कि 1.33% दिख रही है, लेकिन आम जनता को महंगाई बहुत ज़्यादा यानी कि 6.6% के आसपास महसूस हो रही है, क्योंकि पुराना डेटा आज के खर्च करने के तरीक़ों को यानी कि कंजप्शन पैटर्न को सही से नहीं दिखाता है। अब सल्यूशन ये है कि 12 फरवरी को सरकार नया तरीका अपनाएगी यानी कि बेस ईयर 2024, जिससे महंगाई के ज़्यादा सही आंकड़े जो है वो सामने आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये था हम लोग का आज का एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको CPI बेस ईयर और इन्फ्लेशन का ये पूरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा। आज हमने जो भी वोकेबुलरी और वर्ड्स सीखे हैं, होप सो कि आपको वो सारे हेल्पफुल होंगे आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक